दोस्तों, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे जरूरी होता है कि पकाव के टाइम टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड उसमें है तो फसल का पकाव भी अच्छा होगा और हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा है कि 20 फरवरी के बाद ही टेम्परेचर 30 के ऊपर चला गया है और गेहूं के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा अच्छा रहता है। जब हमारी फसल पकाव चल रही है, मतलब दाना दूधी अवस्था से पकने लगा है, तो उस टाइम 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो हमारा पकाव अच्छा रहता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, 30 से भी ऊपर पहुंच गया है। अगर आज की बात करें तो आज 2 मार्च है और दिन का टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर पहुंच गया है। रात का टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में क्या करें कि हमारा गेहूं का उत्पादन कहीं से भी प्रभावित ना हो, जिस वजह से हमारे किसान भाई काफ़ी चिंतित हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उत्पादन हमें कम मिलेगा। तो इस वीडियो में हमें क्या उपाय करना है कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमारा उत्पादन कहीं से कहीं तक भी प्रभावित ना हो। जितना हमें गेहूं से उत्पादन की उम्मीद है हमें उतना ही उत्पादन मिले। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल वर्रा एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जैसे ही मार्च स्टार्ट होती है और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमने पिछले साल भी देखा है टेम्परेचर बढ़ने से हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ है। अगर मार्च में टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है हमारी क्रॉप को तो हमारा उत्पादन ये मान के चलें कि 20 से 25% बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हमारी क्रॉप के हिसाब से नहीं रहता है, तो हमारा उत्पादन 20 से 25% कम हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि इस बार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका प्रभाव हमारी फसल पे ना पड़े और हमारा उत्पादन जितना होना चाहिए उतना ही हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस टाइम हमें खेत में नमी बनाए रखना है, मतलब हल्की सिंचाई करते रहना है। अगर हम सिंचाई करते रहेंगे तो जो जमीन का टेम्परेचर है वो ऊपर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री नीचे रहेगा, जिस वजह से अभी जैसे आप देख सकते हैं पकाव की अवस्था चल रही है, तो इस टाइम जो नीचे का टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा दाना अच्छे से पकेगा। आप अभी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको फूल टाइप के दिख रहे हैं, मतलब अभी पॉलिनेशन का काम हो रहा है, परागण की क्रिया हो रही है। इस टाइम खेत में नमी बना के रखना बहुत ही जरूरी होता है, तभी जाके हमारा जो गेहूं का दाना है वो अच्छे से पक पाएगा, उसकी साइज अच्छी होगी, नहीं तो दाने की साइज छोटी पड़ जाएगी। तो इस टाइम हमें हल्की सिंचाई करते रहना है। अब बात आती है सिंचाई कैसे करें। इस अवस्था में अगर किसान साथियों हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो हमारा और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो इसलिए कि अगर हम सिंचाई करेंगे तो ये जो फूल दिख रहा है आपको, ये झड़ जाएगा, जिस वजह से हमारी परागण की क्रिया यहाँ पर रुक जाएगी। तो इससे एक तो नुकसान ये हो जाएगा। ये क्रिया लगभग 12 से 15 दिन तक चलती है। तो स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करके आप फ्लड इरिगेशन, खुला पानी दे सकते हैं, जिससे हमारे खेत में नमी मेंटेन रहेगी। अगर आपने इससे पहले पानी दिया और 10-12 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल एंड स्टेज में है, जैसे अभी हमारे खेत में इस क्रॉप में दिख रही है, बिल्कुल परागण की क्रिया एंड स्टेज में है, तो यहाँ पर फिर आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर से एक और साथ में नुकसान होता है कि हमारी फसल ज़्यादा आड़ी हो जाती है, तो वो ध्यान रख के हम कर सकते हैं, क्योंकि सभी किसान भाई सक्षम नहीं होते हैं कि फ्लड इरीगेशन के द्वारा सिंचाई कर सकें। 70% किसान ऐसे ही होते हैं कि जो स्प्रिंकलर से ही सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा स्प्रिंकलर से सिंचाई करने में कम लगता है और फ्लड इरीगेशन में ज़्यादा लगता है। अब ये तो हो गई किसान साथियों कि हमें यहाँ पर हल्की हल्की 1 और 2 सिंचाई कर देना है। तो यहाँ पर हम 15 दिन के अंतराल से 2 बार सिंचाई कर दें, जिससे हमारी फसल पक के तैयार हो जाएगी। अब ये तो हो गई एक चीज। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने स्टार्टिंग में एमओपी मतलब पोटास खाद डाला है तो यहाँ पर फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे घुलता रहता है और हमारी फसल को अवेलेबल होता रहता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में पोटास का यूज नहीं किया है फसल में, तो यहाँ पर आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर दें। गेहूं की फसल के लिए 1 किलो प्रति एकड़ का उपयुक्त रहता है, जिससे हमारा जो दाना है वो अच्छे से पकेगा, दाने में चमक आएगी और साथ में जो
गेहूं की जो बाल होती है ऊपरी हिस्से में आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे दाने ही रहते हैं, तो उन दानों को पोटाश बढ़ाने का काम करता है। साथ में पोटाश पूरे पौधे में मोबाइल रहता है नीचे से ऊपर तक, जिस वजह से हमारी फसल को इस टाइम जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो उसको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहता है। अब आती है किसान साथियों यहाँ पर तीसरी बात, जो फ्लैग लीफ होती है, फ्लैग लीफ मतलब जो सबसे ऊपरी वाली लीफ होती है, पत्ती होती है, इसका स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। इसका स्वस्थ होना इसलिए जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये भोजन बनाती है। तो ये अगर स्वस्थ नहीं है, किसी प्रकार की इसमें रस्ट आ रही है, तो आप यहाँ पर किसी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आप बायर की नेटिवो ले सकते हैं, सिजेंटा की टिल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों मैं पर्सनली लास्ट में ज्यादा लागत लगाने के उसमें नहीं रहता हूं। अगर हमारी फसल ज्यादा ही रोग से ग्रस्त हो गई है तभी हम उसका स्प्रे करें, बाकी मैं ज्यादा खर्चे करना अवॉइड करता हूं और यही सलाह मेरी आप लोगों को भी रहती है। अगर हमने स्टार्टिंग से अच्छे पोषक तत्व दिए हैं, उसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया है, तो हमारी फसल इस टाइम भी स्वस्थ रहेगी। लेकिन अगर किसी प्रकार की बीमारी आ रही है तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ये देख, अगर ऊपर की जो फ्लैग लीफ है, ऊपर की जो पत्ती है, उसमें किसी प्रकार का रोग रहेगा तो वो पौधा भोजन अच्छे से नहीं बना पाएगा, जो गेहूं के दाने हैं उनको पकने में समस्या आएगी। तो यही सब है किसान साथियों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल भर रहे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।